वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास कार्यक्रम यानी रिपोर्टर्स लाइव में देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता और रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, जो बताते हैं कि आज पूरे दिन खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण और क्या कुछ मुख्य रहेगा। और चर्चा को आगे बढ़ाते चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप, आपका रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए मनीषा, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे करीब 36,200 करोड़ के रुपए के लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर में ये कार्यक्रम होना है। निश्चित रूप से तैयारियां बड़ी हैं, लंबी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अब जो है सामने है। अगर हम दूसरे बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो आगामी पीएम के कार्यक्रम के लिए जो स्थलीय निरीक्षण है उसके तैयारियों में लगे रहेंगे। उसके बाद अगर तीसरे खबर की बात करें तो 100 के आसपास में जितने भी मेयर हैं वो सभी अयोध्या में हैं। अयोध्या में वो राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। उसके बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय मेयर महासभा के। और उसके बाद वो शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। और चौथी एक खबर और जो है सवेरे से उत्तर प्रदेश में इस समय ट्रेड में है, वो ये है कि अखिलेश यादव के करीबी जितने भी लोग हैं उनके घरों पर इनकम टैक्स के जबरदस्त छापे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो इनपुट मिला था इनकम टैक्स को, ये जबरदस्त इनकम टैक्स चोरी का मामला सामने आया हुआ है। और अगर पांचवें खबर की बात करें तो आज अमेठी के दौरे पर कुछ ही देर पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल चुके हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज नेटवर्क 10 की नजर बनी हुई है और दर्शकों तक जानकारी निरंतर पहुंचाई जा रही है। ठीक प्रदीप, लगातार आप अपनी नजर इन तमाम खबरों पर बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। विवेक, आज दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ बड़ा रहेगा? दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन की बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन है वो लगातार अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर हम बात करें 51 देशों की, तो 51 देशों में जिस तरह से पूरी तरीके से पैर पसार टोटल अगर हम देश की बात करें तो 113 ओमिक्रॉन के जो पेशेंट हैं वो पाए गए, संक्रमित पाए गए। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब पहले 10 आए, फिर उसके बाद फिर 10 आते हैं, फिर 2 आते हैं, तो आज 22 की संख्या हो चुकी है। तो दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की चिंताएं बनी हुई है। इसमें सरकार भी सख्ती से अब कदम उठाने का प्रयास कर रही है। अगर हम बात करें एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट पर भी लगातार जो RT-PCR की रिपोर्ट थी उसको भी जांच किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है जिस तरीके से 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। अगर बड़ी खबर की हम बात करेंगे तो दिल्ली के जो स्कूल थे, क्योंकि जो वायु की जो गुणवत्ता थी वो खराब थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए थे वो आज से चालू कर दिए गए। जिस तरीके से आज हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर है वो देखने को मिली। हालांकि अभी कोविड और ओमिक्रॉन जैसे ये तो जो बीमारियां हैं उसको लेकर बच्चों की संख्या है वो कम देखी गई, लेकिन बच्चों के अंदर जो खुशी थी, जो उत्साह था, वो देखते हुए नहीं बन रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार अगर हम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बात करें तो अनुमति दे दी है। उसके बाद शिक्षा निदेशालय ने भी आदेश जारी कर दिए। उसके बाद से स्कूल को आज से खोल दिया गया है। लेकिन अगर हम प्राइवेट निजी स्थानों की बात करें, जो प्राइवेट निजी स्थान जो शिक्षा स्थान है, शिक्षा के जो है प्राइवेट है, उनका छात्रों की कहना है जिससे कि तो अभी ओमिक्रॉन है, कोविड है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सोमवार को खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन हालांकि उनका कहना है। ठीक विवेक, इन तमाम खबरों पर आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता पंजाब से ईशा ठाकुर हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, अगर पंजाब की बात करें तो आज क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा खबरों के नजरिए से? तरीके से पंजाब में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और ऐसे में क्योंकि किसानी वोट बैंक बहुत बड़ा है, यहाँ पर 70% से ज्यादा किसान वोट बैंक है पंजाब में। तो ऐसे में जो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और हरियाणा के BKU प्रधान हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, उनकी प्रेस वार्ता इस वक्त चंडीगढ़ में चल रही है और उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। संयुक्त संघर्ष पार्टी उनकी पार्टी का नाम होगा और पंजाब में आगामी चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव
मैदान में उतरने वाली है। जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों पर ये आरोप लगे थे किसान नेताओं पर कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर साथ चल रहे हैं, तो वो भी अब स्पष्ट हो चुका है। जो किसान नेता हैं अब वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़न्नी ने हालांकि पहले ही कह दिया था कि वो पंजाब चुनाव में जरूर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, लेकिन वो खुद चुनाव में नहीं उतरेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त प्रेस वार्ता चल रही है उससे तो ये स्पष्ट होता है कि भले ही वो अपने कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारे, लेकिन वो यहाँ का मुखिया जरूर बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रिटेंड वो करने वाले हैं। और साथ ही लुधियाना के मुल्लापुर की अगर बात करें तो पंजाब की 32 किसान जत्थेबंदियों की वहां पर बैठक हो रही है। उसमें भी ये तय किया जाएगा कि कौन से ऐसे नेता हैं, क्या वो चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं। और साथ ही 20 तारीख को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बैठक बुलाई है उसमें वो शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि किसान लगातार पहले उनकी तरफ से कहा गया है कि पंजाब के जो मुद्दे थे उसको लेकर 15 तारीख को आप बैठक बुलाए, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 17 को बैठक बुलाई और 17 को हामी भर दी थी किसानों ने, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें बिना बताए जो बैठक है वो 20 तारीख के लिए कर दी, जिसके बाद अब पंजाब सरकार और किसान नेताओं में आपस में ठनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो किसान नेता हैं जिन पर ये आरोप लग रहे थे कि कहीं न कहीं वो इस महत्वाकांक्षाओं को लेकर साथ चल रहे हैं कि वो आगामी चुनाव में उतरेंगे, लेकिन ये चुनाव उनके लिए काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि जो किसान आंदोलन है उसमें कोई भी पार्टी उनके खिलाफ नहीं बोल रही थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो कई तमाम बड़ी पार्टियां हैं वो चुनाव मैदान में हैं। और दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। पिछले कल उन्होंने जो पंजाब के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, उनसे मुलाकात की और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस उसमें गठबंधन होगा। और कल की ही अगर हम बात करें, जो श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके जो अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह ढींढसा वो भी दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने भी बैठक की। अब यहाँ पर महज रह चुका है कि जो सीटें हैं उसका क्या बंटवारा होगा। 117 विधानसभा सीटें पंजाब में हैं, उसमें से कितनी सीटों पे कौन कौन लड़ेगा। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में पंजाब के कई बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जा सकते हैं। इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा उनसे वो मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में जो बीजेपी काफी कम सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ती थी, अब कहीं ना कहीं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे रख के बड़े स्तर पर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और देखने वाली बात भी होगी कि क्या करिश्मा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर इस चुनाव में करने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस आला कमान ने जिन्हें बनाया था अजय माकन, वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं। सेक्टर 15 कांग्रेस भवन में उनकी तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जा रही है। हालांकि जो सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी के बनाए गए थे वो सभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन 1 to 1 एक नेताओं के साथ वो यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पहुंचे नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस जो हमेशा इस पार्टी के तौर पर जानी जाती है कि उनके पार्टी के नेताओं में अंतर्कलह कहीं न कहीं सामने रहती है, गुटबाजी नजर आती है, वो नजर आ रही है। 20 तारीख अंतिम तिथि है आवेदन की। जो इच्छुक हैं वो अपने आवेदन दे सकते हैं और चुनाव लड़ने के लिए जो भी प्रत्याशी के तौर पर आवेदन देना चाहते हैं वो कांग्रेस भवन में आ सकते हैं। लेकिन ये समय देखिए, अगर 2017 की हम बात करें विधानसभा चुनाव की, उस दौरान उम्मीदवारों की सूची भी सामने कांग्रेस की आ चुकी थी इस वक्त तक और कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव मैदान में थी। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से अंतर्कलह कांग्रेस में नजर आ रही है, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को गद्दी से उतारा गया मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसका विरोध यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। अब नवजोत सिंह सिद्धू का अंदर खाते कहीं न कहीं विरोध चल रहा है, क्योंकि ऐसे संकेत दे दी है कांग्रेस हाईकमान ने कि जो 2022 का चुनाव होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर लड़ा जाएगा। यही वजह है कि जो बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं वो कहीं न कहीं नाराज चल रहे हैं। तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बिहार से हमारे संवाददाता विवेक रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर बिहार की बात करें तो आज बिहार में क्या कुछ खबरों के लिहाज से महत्वपूर्ण और बड़ा रहेगा? जी बिल्कुल मनीषा, आज बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनको एक बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला है। जैसे बता दें कि कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा बच्चे लोग तो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, जो कि अब उनकी डेट भी पार हो गया। ऐसे में कहीं कोरोना का जो लहर है उसको लेकर भी
सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बीच में इस बच्चे को जब अपने परीक्षा से वंचित रहना है, कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर भी एक बड़ी सवाल रहेगी। वहीं दूसरी खबर की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवेक, आपका रुख करेंगे, आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता सूरज कुमार झारखंड से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, जो जानकारी देंगे कि आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा रहेगा। मनीषा, देखिए, अगर बड़ी खबर की बात करें तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया। ये हर 3 साल के बाद ये महाधिवेशन बुलाई जाती है और ये आज 12वां महाधिवेशन रांची के हरमू स्थित सोराई भवन में मनाया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद जो पार्टी के सुप्रीमो है शिबू सोरेन पहुंचेंगे और पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में भी झारखंड के मुख्यमंत्री है, वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बाकी जो विधायक और मंत्रियों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। कहा यह जा रहा है कि इस कार्यक्रम में, इस महाधिवेशन में पूरे झारखंड से यानी पूरे प्रदेश से लगभग 670 सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरे 50 तोरण द्वार पूरे रांची शहर में बनाया गया। यानी ये कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद ये पहला महाधिवेशन इस पार्टी का, जिससे लेकर पार्टी दमखम के साथ यहाँ पे जोर बल के साथ यहाँ पे पूरी तैयारियां की है। कहा यह जा रहा है इस पार्टी के महाधिवेशन में संगठन को मजबूत के साथ साथ कई महत्वपूर्ण यहाँ पे निर्णय लिए जाएंगे ताकि आने वाले इलेक्शन हो या फिर पार्टी के मजबूतीकरण हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चाएं की जाएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक में जो तमाम जो मुद्दे हैं वहां पे तमाम जो जिले के जो नेता आएंगे उनसे रायशुमारी की जाएगी और जो पार्टी के सुप्रीमो है शिबू सोरेन, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठन की गई है, उनके द्वारा घोषणाएं की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि आज दिन भर का ये महाधिवेशन का कार्यक्रम है जिसमें नेताओं का आना शुरू हो चुका है। अगर दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो झारखंड के नक्सलियों के जो करोड़ों की संपत्ति है अब उसे झारखंड पुलिस जब्त करेगी। इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जिले के सभी एसपीओ को निर्देश दे दिया गया कि आप नक्सलियों की जो संपत्ति है उसकी जांच कर उसे जब्त करें। तो ये कह सकते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ जो झारखंड पुलिस की तरफ से जो अभियान चलाई जा रही है उससे झारखंड पुलिस को काफी सफलता मिली है। और जहां तक संपत्तियों की बात है तो ऐसे कई नक्सली है झारखंड में जो करोड़ों रुपए गलत तरीके से अर्जित करके रखे हैं, तो ऐसे संपत्तियों को झारखंड पुलिस अब जब्त करेगी। मनीषा, ठीक सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता विवेक रंजन लगातार हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं लाइव। विवेक, बिहार की अगर बात करें खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ बड़ा रहेगा? विवेक का रुख करेंगे, शायद तकनीकी खराबी की वजह से आवाज उन तक हमारी नहीं पहुंच पा रही है। उपेंद्र राणा हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ बड़ा रहेगा आज? देखिए मनसा, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है हरिद्वार दौरे पर है, जहां पर वो विजय संकल्प यात्रा गढ़वाल की तरफ का जो है आज शुभारंभ करेंगे। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार जो है भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार यहाँ पर जो है वो दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो निकाली गई थी, ऐसे में ही विजय संकल्प यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है जनता के बीच जो है वो ले जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथ ही विपक्ष को भी एक ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इस बार भी जो है भाजपा जो है दोबारा जो है वो जीत हासिल कर सकती है। और ये तमाम कोशिशें जो है भाजपा की ओर से लगातार की जा रही है। पूरी तैयारियों में जो है भाजपा जुटी हुई है। जिस प्रकार के जो 5 सालों के जो राज्य सरकार के जो काम हैं उन तमाम कामों को जो गिनाने के काम जो है गढ़वाल में किया जाएगा। तमाम जो बड़े नेता है या कार्यकर्ता है या ये कहा जाए कि जो जितने भी जो बूथ स्तर पर जो नेता जो कार्यकर्ताओं को जो पद दिए गए हैं वो तमाम घर घर जाकर जो है लगातार वहाँ पर यात्राएं निकाली जाएगी। हर घर में जो है जिस प्रकार की जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है, 4 सालों में जो विकास कार्य किए गए हैं या 5 सालों में जो विकास कार्य किए गए हैं, उन विकास कार्यों को जो है जनता के बीच रखा जाएगा। साथ ही जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में कितना काम हुआ है, किन किन इस पर जो है अभी काम चल रहा है और साथ ही आगे आने वाले भविष्य में क्या क्या काम होने हैं, जिस प्रकार की घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो की गई है, उन तमाम चीजों पर किस तरीके से काम होना है, इन चीजों पर जो है फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 22 के चुनाव की
तैयारी जो है भाजपा पूरी तैयारियों में जो है वो जुटी हुई है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो वहीं कांग्रेस भी जो उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर काफी गदगद जो है वो नजर आ रहे हैं, काफी उत्साहित जो है उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो है कांग्रेस भी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। अब चुनाव की तैयारियों को देखते हुए उन्होंने भी एक अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब जो है भाजपा की ओर के लिए जो एक अभियान चलाया जाएगा, भाजपाई ढोल पोल खोल की एक अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की कुनीतियों को जो है जनता के बीच रखा जाएगा। भ्रष्टाचार कितने जो है राज्य सरकार के इन कार्यकाल के दौरान हुआ है, तमाम इन चीजों को जनता के बीच रखा जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा, इन तमाम चीजों के मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जो है वो रखा जाएगा। और साथ ही तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो इस बार मनीषा सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है उत्तराखंड में जो राजनीति है वो सेनाओं पर जो है वो इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। जो भी राजनीति चाहे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हो या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार जो है सेनाओं के इर्द गिर्द जो है वो राजनीति जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से भाजपा की ओर से जो है यहाँ पर शहीद सम्मान यात्रा जो है वो निकाली गई थी, वही कांग्रेस की ओर से जो है सैनिक सम्मान रैली जो है वो निकाली गई है। और जिस प्रकार से दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत को लेकर जिस प्रकार से जिस प्रकार से वहां पर सैन्य धाम में जो है उनका बोर्ड लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने बड़े कटआउट जो है सीडीएस बिपिन रावत को लगाया गया था। और अब कांग्रेस जो है एक अभियान जो है वो चलाई जा रही है कि अब सीडीएस बिपिन रावत की जब 13वीं के बाद जो है उनके घर पर जाकर जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और एक अभियान जो है शहीदों के नाम पर जो है वो चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस बार जो है उत्तराखंड में जो राजनीति है वो सैनिकों के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। लेकिन अब दिलचस्प देखना यहाँ होगा कि 2022 का जब चुनाव होगा तो ऐसे में सेनाओं का वोट जो है कितनी जो है पार्टियां ले पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी मनीषा। ठीक उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और लगातार अपनी नजर इन तमाम खबरों पर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता जुड़े, जिन्होंने आपको बताया कि आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण और क्या कुछ बड़ा रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।